बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड फेज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स का। एडजॉइंट क्या है? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n by n, and let us suppose that Cij be the cofactors of Aij। हमने मान लिया है हम उन सब के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। हर किसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर हमारे पास A11 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर C11 बनेगा। देन वी विल फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। पहले हम गिवन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके हर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे। दिस ट्रांसपोज इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन बन गई, द ट्रांसपोज ऑफ द matrix of the cofactors of elements of the given matrix A is called the adjoint of square matrix A। आइए और अच्छे से एक्सप्लेन करें। कोई गिवन जनरल मैट्रिक्स हमने ले लिया, मैंने अभी 3x3 का ही लिया है, A11 A12 A13। हम चाहें तो यहाँ n by n का भी ले लें, A11 A12 डैश डैश A1n। हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। A11 के कोफैक्टर्स को C11 बोल रहे हैं। आप बच्चों को मालूम है कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। इसके कॉलम को छोड़ दें, इसकी रो को छोड़ दें और ये जो चार एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट, इन सब का डिटर्मिनेंट वो क्या बनेगा? वो बनेगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये निकालने के बाद जो आएगा ये बन जाएगा कोफैक्टर C11 ऑफ दिस एलिमेंट A11। एक्जेक्टली सेम वी विल फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। लेट्स से देम C11 C12 C13। ऐसे हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर हम निकाल लेंगे C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये सारे के सारे इन सब एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर एडजॉइंट क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए बनेगा। इनके कोफैक्टर्स को लिख लेंगे C11 C12, जो भी कैलकुलेशन से यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो हम लिख लेंगे। C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इनका ट्रांसपोज लेंगे। फिर इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, C11 C12 C13। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड रो C21 C22 C23। थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे, C31 C32 एंड C33। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स बना स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट आया इस गिवन मैट्रिक्स का। ये जो गिवन मैट्रिक्स था उसके हमने एलिमेंट्स के क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लेना है। दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यही डेफिनेशन थी, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। एक एग्जाम्पल ले लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 2 -3 4
एंड 7। मैंने एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। लेट्स फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस। हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस? आइए पहले बच्चों को फैक्टर निकालें। C11 निकाल लेंगे सबसे पहले हम। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें आप, 7 आया। C12 निकालते हैं। C12 एलिमेंट ये है, इसका को फैक्टर निकाल लेंगे। इसकी रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये बनेगा -4, क्योंकि इसके साथ स्पीसीज का सम ऑड है तो माइनस साइन लगेगा। फिर मैं सेकंड रो पे गया, C21 कॉलम को छोड़ दें, रो को छोड़ दें, तो क्या बचा? -3। एक और माइनस आप खुद लगाएं कोफैक्टर्स के नाम का, क्योंकि इसके स्पीसीज का सम भी ऑड है। सॉल्व करके आंसर आ गया 3। एंड C22 का कोफैक्टर अगर हम निकाल लें, C22 ये एलिमेंट है 7, इसकी रो को छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, तो क्या बना? 2। यहाँ हम प्लस साइन ही लेंगे, क्योंकि इसके स्पीसीज का सम इवन बनता है 4, सो प्लस साइन ही आएगा। अब हमने एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो कोफैक्टर्स लिखे हैं उसी फॉर्मेट में लिखें आप। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे, तो फर्स्ट रो में ही आप लिखें 7 -4 3 2, और इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज यही ट्रांसपोज लगाएं, सो यही कैलकुलेट हो जाएगा। ये बन जाएगा 7 -4, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं जब हम ट्रांसपोज लेंगे, 3 2। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं और उनका ट्रांसपोज ले लेना है। ये था एडजॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही हम 3x3 का भी निकाल सकते हैं। 3x3 का मैंने यहां एक्सप्लेन किया। सारे कोफैक्टर्स निकाल लें आप, कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। 2x2 में यहां हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम इसको यूज करेंगे, सब्जेक्टिव में तो हम नहीं यूज करेंगे। सब्जेक्टिव में तो हम 2x2 का ऐसे ही एक्सप्लेन करके एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर आप रिलेट करें, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एडजॉइंट अगर हमने निकालना है उसको भी देख लें। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज कर दें। ये 7 को 2 की जगह लिखें, 2 को 7 की जगह लिखें। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग, इनके आप साइन को चेंज कर दें। देख लें आप, 7 और 2, इसका साइन चेंज हुआ, -3 का +3 बन गया और 4 का -4 बन गया। 2x2 का, 3x3 का ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2x2 के केस में हम डायरेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ऐसा करेंगे। सब्जेक्टिव में ना करें तो अच्छी बात है। फिर भी अगर आपके पास बाई चांस टाइम कम बच रहा है और आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने को है, सो उस केस में आप चाहें तो करें, अदरवाइज सब्जेक्टिव में आप इसको अवॉइड करें। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ से फिर ले लें। सपोज करें मेरे पास A11, A12, A21 और A22 एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। जो मर्जी ये एलिमेंट्स हम लें, हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल देंगे। डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स, इनको आप इंटरचेंज कर दें। A22 यहाँ लिखें और A11 यहाँ लिखें, इनको तो इंटरचेंज कर दें, और इन दोनों को वहीं लिखें जो इनकी पोजीशन है, बस सिर्फ साइन का चेंज कर दें। A21 इनकी पोजीशन वही की वही रखेंगे, इनका साइन चेंज कर दें, तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। सो आप ऑब्जेक्टिव में आप इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ अ मैट्रिक्स इज said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0.
otherwise it is नॉन सिंगुलर. सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बता पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो बच्चों हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल पाते हैं. कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0. इसको यूज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ हम रिजल्ट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 to 1 हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे. वो क्या है देखना. फर्स्ट रिजल्ट है थ्योरम 1 की फॉर्म में मैंने लिखा है. इफ ए इज इन्वर्टिबल, व्हेन ए इज इन्वर्टिबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कि सारे गिवन मैट्रिक्स जो भी हैं सबका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. याद करें कि किसी एक ही रो के सारे एलिमेंट अगर 0 बन गए थे तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हमने लिखा था. या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 बने, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हमने किया था. या किसी दूसरे तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट. इफ इट इज इन्वर्टिबल देन ए इन्वर्स यानी कि डबल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इटसेल्फ. जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ. ट्रांसपोज में भी ये प्रॉपर्टी थी. एग्जैक्टली इन्वर्स में भी यही प्रॉपर्टीज हैं. ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी ऑलमोस्ट वो सारी की सारी इन्वर्स में भी यूं की यूं यूज होती हैं, क्योंकि इन्वर्स निकालते हुए हमें ट्रांसपोज की हेल्प लेनी पड़ती है. हम जब कभी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, एक और मेथड से आज निकाल लेंगे, उसमें हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है. डबल इन्वर्स अगर लेंगे तो एक्चुअली वही आ जाएगा. सिंपल सा 2 लाइन का प्रूफ था, इसलिए आइए इसको डिस्कस भी कर लें. अगर ए इन्वर्टिबल है तो डेफिनेशन क्या है? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए. किन्हीं 2 मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें. यहाँ अगर हम बी बोलें और आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब बी ए का इनवर्स होता है. मैंने बी की जगह यहाँ ए इनवर्स लिखा है. अब ये भी तो कोई एक मैट्रिक्स है. इसी को इसी से मल्टीप्लाई करें तो कौन आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अब इसको इसी को ए का इनवर्स कौन है? यहाँ बी की जगह मैंने कौन लिखा है? ए इनवर्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है. तो इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स कौन है? ये जो बी की जगह लिखा है ये इनवर्स होता है. अब इसी डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं मैं. इसी को दूसरे तरीके से इस बी को जो ए इनवर्स की जगह बोल रहा हूं मैं बी, इस बी को हम बी पढ़े. इसका बी का इनवर्स कौन है? ए. अगर ये बी है, इस बी का इनवर्स कौन है बच्चों? ए. तो बी की जगह कौन है? ए इनवर्स. तो ए इनवर्स का इनवर्स यानी कि बी का इनवर्स कौन होगा? ए. तो बी इनवर्स, इसको मैं बी ट्रीट कर रहा हूं, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए. हैंस प्रूफ. यहां से बोलते हैं तो ये आंसर आ जाएगा. सो ये गिवन है और इसी से ये रिजल्ट निकालते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. यहां दूसरी थ्योरम लें. दूसरी थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर इफ ए इज एनी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल. पहले तो ये प्रूव करना है अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके ट्रांसपोज का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. उसके बाद कंटिन्यूटी में फिर ये भी प्रूव करना है कि अगर हम ट्रांसपोज का इनवर्स लें या इनवर्स का ट्रांसपोज लें, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज है, ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे इन रिजल्ट्स को हम. बहुत सिंपल है कि कह रहा है कि मैं किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लूं बाद में इनवर्स ले लूं, या मैं गलती से या जानबूझ के पहले इनवर्स निकाल लूं बाद में ट्रांसपोज ले लूं. ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रिजल्ट आएगा. हमारे लिए रिजल्ट निकालने में हेल्पफुल है. बहुत सुंदर. फर्स्ट को प्रूव करें. अगर ए इन्वर्टिबल है तो बच्चों ए इनवर्स जब हम निकाल लेंगे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो. आगे हम प्रूव भी करेंगे ऐसा क्यों है, डेफिनेशन में आएगा. अगली थ्योरम में हम प्रूव करेंगे. पहले अभी देख लें. सो बिकॉज ए इज इन्वर्टिबल
So therefore its determinant must not be 0. It must be non-singular. It must be non-singular. So अब मैं ये जो गिवन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करें, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। याद करें कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, जैसे मैट्रिक्स एग्जांपल ले लूं, मैं यहां से एक्सपेंड कर दूं, रो से एक्सपेंड कर दूं और डिटर्मिनेंट निकाल दूं, या इसी को कॉलम से एक्सपेंड कर दूं फिर डिटर्मिनेंट निकाल दूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब मैंने यहाँ से एक्सपेंड किया, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो का क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम, तो ए ट्रांसपोज सेम होता है। जब ये नॉन जीरो है तो ट्रांसपोज लेने से भी वही वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आएगी। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया एग्जैक्टली ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही आएगा। जब ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल हुआ, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में उसी से यूज कर रहे हैं हम, उसी के रिजल्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी उसी से आंसर आ रहे हैं, इसलिए एक एक लाइन के प्रूफ थे। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बच्चों अगर हमें प्रूफ समझ आएंगे तो रिजल्ट यूज कर पाएंगे अच्छे से। पर रिजल्ट ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आसान प्रूफ है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब वो आगे कहता है कि ए ट्रांसपोज इनवर्स, यानी कि पहले ट्रांसपोज लूँ बाद में इनवर्स निकाल लूँ, पहले इनवर्स निकाल लूँ बाद में ट्रांसपोज लूँ, आंसर सेम आएगा। इसके लिए फिर वो प्रॉपर्टी यूज की कि ए इनवर्स आई होता है, उसी को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आप समझते हैं ये उसी की तरह है, अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, तो 1 कौन है, आइडेंटिटी नंबर। 1/2 कौन है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 2 कौन है, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी नंबर, एग्जैक्टली सेम। ये दोनों का इनवर्स आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ मैट्रिक्स है। सो ए का इनवर्स ये है और ए इनवर्स का इनवर्स ए है, जैसा कि हमने थ्योरम 1 में किया था। ये डेफिनेशन को यूज किया, ये डेफिनेशन है। ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लें क्योंकि मुझे ट्रांसपोज को प्रूव करना था। ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपको याद होगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स लॉ जिसको कहा था। तो ट्रांसपोज इसके पहले लग जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लो, वही का वही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आइडेंटिटी। सो ऐसा करने से क्या होगा, आप देखो इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। देयरफॉर अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए, दे आर इनवर्सिस ऑफ ईच अदर। सो तो इसका इनवर्स कौन है, जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा है इसका इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, और लेफ्ट हैंड साइड का इनवर्स कौन है ये। सो देयरफॉर इसके इनवर्स लगाया, ये राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को इनवर्स लगाया, इक्वल टू ये रख दिया, इक्वल टू यही प्रूव करना था, ये यही तो प्रूव करना था। सिर्फ डेफिनेशन को यूज किया, ट्रांसपोज लिया तो आंसर आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी आसान भी है। पर ये लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये सब में है क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स की तो जरूरत पड़ेगी। देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए सीखा है और उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, या एडजॉइंट ए को पहले ले लूं और ए मैट्रिक्स को बाद में लूं, तो आंसर निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। और आई एन क्या है, एक मैट्रिक्स, इसलिए आई एन लिखा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स हैं। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा, कई बार बच्चे सोचें कि आई से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो वही का वही रहेगा, मैट्रिक्स तो वही का वही रहेगा, पर ये तो एक नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, मैट्रिसेस, तो राइट हैंड साइड में अगर अकेला इसको लिखूंगा ये तो स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा, इसलिए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। रियल में तो वैल्यू यही है, ताकि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ मैट्रिसेस बन जाए और इक्वेट करने के लिए रिजल्ट प्रूव करें। सो एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी हमने कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है, ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्जाम्पल ले लें 2, 3, 5 उसके एलिमेंट्स ऐसे ऐसे ले लें। जनरलाइज करने के लिए या तो जनरल ए आई जे लिखेंगे हम, जनरल एलिमेंट यानी कि वो हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ए आई जे,
या मैंने n बाय n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो nth कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2n डैश 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 ऐसे लिखते जाए, लास्ट रो nth रो n1 n2 nn। सो मैंने n बाय n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, n बाय n का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं aij से। अब क्योंकि मुझे ये निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा बच्चों, इन सब के कोफैक्टर्स लेने से आएगा, इन सब के कोफैक्टर्स। मैं सपोज कर लूँ सी आई जे ए आई जे का कोफैक्टर, सी फॉर कोफैक्टर, ए आई जे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो A11 का कोफैक्टर मैं लिखूंगा C11, A12 का कोफैक्टर लिखूंगा मैं C12, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर या डिजिट तो ले नहीं रहे हैं। सो देयरफॉर रिप्रेजेंट किया कि इनके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, सबके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उन्हीं का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, मैं यहाँ कोफैक्टर्स लिख दूंगा, सी से रिप्लेस कर दूंगा ए को। सो ये बन गया C11 C12 C1n, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। ये सारे कोफैक्टर इनका क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे हटेगा, पहली रो को पहला कॉलम लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखेंगे, थर्ड रो एंड सो ऑन, nth रो को nth कॉलम लिखेंगे, ये ट्रांसपोज हट जाएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँ, इतना सिंपल इतना आसान सवाल है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके देखते हैं। मैंने लिखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये ए गिवन मैट्रिक्स था, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब कैसे लिखा है यहाँ ध्यान दें, मैंने कैसे लिखा, इसका ट्रांसपोज हटा दिया है क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, C11 C12, ये C12 यहाँ पे लिखा है, डैश डैश C1n यहाँ लिखा है, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम लिखा है, एंड डैश डैश ऐसे लिखते जाएं, लास्ट रो का लास्ट कॉलम लिख दिया है क्योंकि मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में था मैंने एग्जैक्टली उनकी वैल्यू रखी, इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ एक समझने की बात है, बहुत आसान और सिंपल हो गया। बच्चों ध्यान दें, अगर आपको पहली डेफिनेशन याद है, मैं जब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दें, A11 को C11 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको ऐड करूंगा किसको, A12 में C12 की प्रोडक्ट से, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम लूंगा। फाइनली इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड करेंगे। फिर अब आप यहाँ ध्यान दें, डेफिनेशन थी डिटरमिनेंट की कि मैं किसी एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और उनको ऐड करें, उनका सम लें। सो व्हाट इट बिकम्स, इट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम लूंगा तो डिटर्मिनेंट ए निकल के आएगा। अगर मैं इन एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम लूंगा तो हमेशा जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दोनों को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ। इन्हीं को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, गिवन मैट्रिक्स जो ए था उसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ कौन है, ये A11 A12 A1n ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोफैक्टर कौन सी के हैं, सेकंड के, 2 के कोफैक्टर सेकंड रो के हैं। सो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, जीरो। इनको अगलों से करेंगे, नेक्स्ट से करेंगे, ये सब क्या आएंगे, जीरो। सो एग्जैक्टली सेम, सेकंड रो के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, अगर इनसे मल्टीप्लाई करूंगा इनको इनसे तो क्या बनेगा, जीरो। लेकिन सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का सम लूंगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फाइनली ये सब क्या आएंगे, जीरोस। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे क्या बनेंगे, डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। रिमेनिंग बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे, सब एलिमेंट्स क्या बनेंगे, जीरो। सो डायगोनल एलिमेंट्स ए आ गए। अब ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान देना है, मैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट ए जो कि एक नंबर है, ये बाहर ले लिया और अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा n बाई n का। अब कभी फिर आप कंफ्यूज कर जाएं, सर आप यहाँ से एक कॉमन अलग ले लेते थे, डिटर्मिनेंट ए अलग कॉमन लेंगे, डिटर्मिनेंट ए अलग कॉमन लेंगे, वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ये बच्चों ने ध्यान रखना है, यहाँ बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं बच्चे। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के तो अगर मान लो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होता है इस मैट्रिक्स को, तो 3 के हर एलिमेंट से 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही कॉमन लेना है तो पूरे मैट्रिक्स में से जो कॉमन है वो बाहर कॉमन आएगा।
जबकि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में से कुछ, मान लो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है डिटर्मिनेंट में, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से अलग अलग रो में से, पूरी रो में से या कॉलम में से कॉमन आ सकता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन हमारा प्रूव हो गया। आइए थोड़ा सा कंक्लूड करें, किया क्या, कुछ भी नहीं किया। गिवन जनरल मैट्रिक्स लिया, मैंने उसका एडजॉइंट निकाला, हमने कोवेक्टर कोई निकालने नहीं पड़े, वैसे C11 C12 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना है, डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट है, डायगोनल में क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट ए आएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 आएंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, पर जितना इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूँगा उतना आसान भी है। जनरल मैट्रिक्स लेना, एग्जाम्पल नहीं लेना आपने। एग्जाम्पल्स में भी जब जनरल मैट्रिक्स से रिजल्ट आ रहा है, यूजुअली वो तो है ही कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लोगे उससे तो आ ही जाएगा रिजल्ट, पर वो प्रूफ सही नहीं माना जाएगा। किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है हमें जनरल रिजल्ट लेना पड़ेगा। एक और सुंदर रिजल्ट है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है वो देखना। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। सो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट, पहले एडजॉइंट निकाल लें, बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, और ए किस ऑर्डर का है, n/n का, तो आंसर निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये रिजल्ट निकल के आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए भी सिंपल रिजल्ट है ये। आइए इसको प्रूव करें कि एडजॉइंट लेके बाद में उस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n-1। सपोज करें 3/3 का है, जैसा कि हमारे मोस्टली क्वेश्चन 3/3 के हम पढ़ेंगे, तो 3-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसकी पावर 3-1 लिखेंगे, 2 करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पहले इसके प्रूफ को देख लें, हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, इसी रिजल्ट को यूज करने हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने से कौन आएगा, डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो यहाँ देखें आप क्या ले रखा है, डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ, मैंने यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगा दिया लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी डिटर्मिनेंट लगा दिया, अंदर यूं का यूं लिखा है राइट साइड। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दोनों पे डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग लग जाएगा, प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इधर भी अलग अलग लगा दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1, चाहे वो 2/2 का है, चाहे वो 3/3 का है, चाहे वो 1/1 का है, चाहे n/n का, वो 1 को ही रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, हमेशा 1, तो 1 को, ये भी एक नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये यही आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया, सो यहाँ से क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ एक पावर कम हो गई, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन मिलेगा, इट इज गिवन दैट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, सो आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3-1, 2 टू द पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप रिजल्ट को निकाल लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। अगली थ्योरम है हमारी, अभी मैं जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को ध्यान देंगे आप, प्रूफ वैसे ही रिलेटेड प्रूफ है, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैंने रिजल्ट्स को लिखा है। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का लेके दोबारा फिर उसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकाल लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए आएगा। थोड़ा सा आप इस रिजल्ट को याद करने के लिए पिछले रिजल्ट से रिलेट कर सकते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 था, ये सोच लें, एक ए यहाँ पे लिखा है। यहाँ दोनों रिजल्ट को याद रखने के ये भी रिलेशंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपने यूं भी देखना है, लेफ्ट हैंड, कभी इस पर भी डिटर्मिनेंट लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर है, नंबर है, और ये एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 है, अगर दोबारा मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा उसी से रिलेटेड, उसी से रिजल्ट निकल जाएगा जैसे पहले निकाला था। अगर मैं इसका दोनों तो फिर डिटर्मिनेंट ले लूँ, एक और सुंदर रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ देखना आप,
अगर मैं फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड डिटर्मिनेंट लूँगा तो आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं एक लाइन में ही प्रूफ है इसका अगर हम डिस्कस करें तो यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रखा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ डिटर्मिनेंट लूँगा तो क्या बनेगा आप सोचें। ए मैट्रिक्स बच्चों किस ऑर्डर का है, n/n का। ये अगर n/n का है और ये तो एक नंबर है, इस नंबर को जो भी ये वैल्यू है स्केलर जो भी ये है ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और बाद में मैंने क्या ले लिया इसका डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ए, ये जो डिटर्मिनेंट ए है पहली रो में से कॉमन, दूसरी रो में से कॉमन, थर्ड रो में से भी कॉमन, डैश 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 nth रो में से भी कॉमन। तो आपके पास अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितने बाय कितने का है, n/n का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n कॉमन आ जाएगा। एक बार फिर समझ लें, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड में जब मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट लिया, इस पे डिटर्मिनेंट ले लिया और इस पे डिटर्मिनेंट ले लिया, इस स्केलर को इससे मल्टीप्लाई किया और बाद में जब डिटर्मिनेंट लिया इस मैट्रिक्स का, पहली रो में से भी कॉमन, दूसरी में से भी कॉमन, कौन कॉमन, ये वैल्यू कॉमन। तो कौन कॉमन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 जो भी ये था n-2 ये कॉमन आ गया और उसकी पावर कितनी आएगी n, क्योंकि फर्स्ट रो में से, सेकंड में से, थर्ड में से, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो यही रिजल्ट बन जाएगा। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड ही इसका प्रूफ है। वी नो दैट दिस, सो टेकिंग डिटर्मिनेंट वी गेट दिस। कॉम्पिटिटिव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा सा इसका कम यूज है। मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज में भी ये प्रॉपर्टी थी, मैंने अभी बात की थी कि एडजॉइंट में भी हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है, वही जो ट्रांसपोज की रिवर्स ला था वही है। अगर दो मैट्रिक्स को बच्चों मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट लें तो रिवर्स हो जाएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम आपने वहाँ भी पढ़ा था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये यहाँ भी पढ़ा है आपने, वही सेम प्रॉपर्टी है। ए का ट्रांसपोज लें और एडजॉइंट लें, या एडजॉइंट ए पहले ले लें बाद में ट्रांसपोज लें, जैसे इनवर्स की प्रॉपर्टी थी, एग्जैक्टली ये भी वही सेम है। और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के बाद में डिटर्मिनेंट निकाल लें, या डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें बाद में इनवर्स निकाल लें, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये एक स्केलर है, एक नंबर है डिटर्मिनेंट, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। सपोज करें ये 7 है, डिटर्मिनेंट ये 7 आया किसी का, 7 की पावर -1 का मतलब 1/7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीनों इंटर रिलेटेड रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव में आपकी एनसीईआरटी में भी ये रिजल्ट भी आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से भी देखेंगे। इसके प्रूफ बहुत सिंपल है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जनरली हम n/n का लेते हैं इसलिए हम IN लिख रहे हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, यहाँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर लो, दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा दो आप, तो इससे क्या निकल के आ गया, आपने क्या निकालना था, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यूज करना था। सो इसको यहीं रख लें आप, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको उधर ले जाएं तो आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। एक और थ्योरम अगर डिस्कस करें, इफ यहाँ दोनों रिजल्ट को रिलेट करना, दोनों सिर्फ रिजल्ट याद रखने बेसिक में और क्वेश्चन निकालने में हमारी हेल्प करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए स्पेशली ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि दोनों के डिटर्मिनेंट निकालने तो नॉन जीरो है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, कह रहा है अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ वो भी नॉन जीरो, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ वो भी नॉन जीरो, तो कह रहा है जो ए बी निकाल लूँगा या बी ए निकाल लूँगा, दोनों की प्रोडक्ट लूँगा वो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा, ये कह रहा है, वो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। यहाँ इसी रिजल्ट से रिलेटेड एक रिजल्ट है, इसलिए दोनों को मैंने साथ साथ लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्या रिजल्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नल स्क्वायर मैट्रिसेस इज अ नल मैट्रिक्स। मैं दो नल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज करें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहीं कि एक मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ मैं 0 0 0 -1, दोनों के दोनों नॉन नल मैट्रिक्स लें। नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स कौन है, सारे एलिमेंट्स अगर जीरो लें, सो दोनों नॉन नल मैट्रिक्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन नल मैट्रिक्स, इन दोनों नॉन नल मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है, नल मैट्रिक्स आ सकती है, आप इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0। देखो
दो मैट्रिक्स बच्चों मैंने ए और बी लिए, ए और बी दो मैट्रिक्स लिए, दोनों की जो प्रोडक्ट निकाल ली ए बी, ये क्या आ गई? जीरो मैट्रिक्स। हमने नंबर इक्वेशंस में पढ़ा है कि अगर किन्हीं दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो आ गई, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो आ गई, जरूरी नहीं है कि कोई एक या दोनों जीरो होंगे, यहां ध्यान दें आप, दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ गई बट दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं, नॉन जीरो या नॉन नल मैट्रिक्स। अब ये यही कह रहा है कि दोनों की प्रोडक्ट तो जीरो मैट्रिक्स आ गई, दोनों नल मैट्रिक्स हैं, बट if the product of the two non-null square matrices is a null matrix, the product is a null matrix, then both of them must be singular matrix. बट ये जरूरी है कि दोनों सिंगुलर आएंगे। क्या? कि डिटर्मिनेंट अगर निकाल लूंगा वो ए का भी और डिटर्मिनेंट बी का भी निकाल लूंगा, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। मैट्रिक्स नॉन नल है पर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। यहां से इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को इंटरलेट करें कि ए बी का अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर इस ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो निकाल लूंगा तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई बी जीरो, यहाँ ये नंबर है आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, यहाँ होगा। दोनों में आपने रिलेट करके ध्यान से दोनों को समझना है। दो मैट्रिक्स के केस में प्रोडक्ट जीरो आ गई, दोनों नॉन नल हो सकते हैं, दोनों नल भी हो सकते हैं पर दोनों नॉन नल हो सकते हैं। बट डिटर्मिनेंट के केस में अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो दोनों जीरो होंगे मैट्रिक्स, दोनों का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे जीरो आएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स ही बनेंगे। आइए एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम ले। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा अगर वो नॉन सिंगुलर होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल है, और जीरो आ गया इट इज नॉट इन्वर्टिबल, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आइए देख लें क्या प्रूफ है। वहां भी हमने किया था कि कौन नॉन इन्वर्टिबल है, किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया था? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, अगर एक ही रो के एलिमेंट जीरो आ गए। और यहां अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यानी सारा खेल जीरो का, अगर जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्म ए इंटू बी इज इक्वल टू, इफ ए इज इन्वर्टिबल एंड वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है, सो ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आएगा। दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लें, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कौन बना? वन। सो दो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट वन आ गई। सो ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है, कोई एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू स्केलर जीरो बन गया तो आंसर क्या बनना चाहिए था? जीरो। मेरी राइट हैंड साइड में कौन है बच्चों? वन। सो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक भी वन, कोई भी जीरो नहीं है। सो डिटर्मिनेंट ए कौन है? नॉन जीरो। सो अगर ये नॉन जीरो है सो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो दूसरा प्रूफ, इफ एंड ओनली इफ लिखा था। इफ एंड ओनली इफ का क्या मीनिंग है? एक बार ये गिवन है, ये प्रूव करना है आपने, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर प्रूव करना है। अब नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और ए को इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। सो ले लिया कि नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। सो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए ऑन बोथ साइड, इससे हम डिवाइड कर दें, इसको इधर लें। सो यहाँ इसके नीचे लिखा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, इसके नीचे लिख दिया ए इंटू दिस, और यहाँ कौन बचा? आई, इसके साथ भी लगा दिया। सो आप देखें कि नहीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कौन आ गई? आई। सो इसका मतलब इस ए का इनवर्स कौन है? ये मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। अगर मैं अब सारी बातों को कंक्लूड करूं, सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ए इनवर्स की। हम इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट बहुत आसान है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। ये ए इनवर्स की डेफिनेशन है। नोट करें कि हमने मैट्रिक्स में एडिशन पढ़ा बच्चों, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन नहीं पढ़ा। तो इनवर्स डिवीजन की हेल्प करेगा। जब हम एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये उसकी हेल्प करेगा। कौन? इनवर्स डिवीजन की हेल्प करेगा। आइए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो देखना क्या है। इट इज गिवन दैट अ मैट्रिक्स ए इज दिस, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालते हैं, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाद में ये प्रूव करना है, इसको बाद में देखेंगे। आइए प्रूव पहले निकाल लें। डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे बच्चों हम,
एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आपकी मर्जी। 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 इंटू, ये कोफैक्टर के नाम का लिखा है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दें 2 माइनस 4 एंड दिस। सो हमारा डिटर्मिनेंट कौन आ गया 5, नॉन जीरो आ गया। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया यहीं से बता देंगे इट इज़ इन्वर्टिबल, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इट इज़ इन्वर्टिबल। और ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल के देखेंगे, बाद में हम एडजॉइंट निकालेंगे कोफैक्टर्स निकाल के। कई बार बच्चे कोफैक्टर्स पहले निकाल के एडजॉइंट निकाल लेते हैं, बाद में डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप कोशिश करें कि पहले डिटर्मिनेंट निकालें। क्यों? क्योंकि हो सकता है डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और आप लिखें फिर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपकी ये मेहनत बेकार जाएगी कि एडजॉइंट कोफैक्टर निकाल ले, ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट निकाला, बेकार गया। इसलिए सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल लेंगे। सो नॉन जीरो आया, कोफैक्टर्स निकाल लें, C11, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के ये सब कोफैक्टर्स निकाल लें। टाइम सेव करने के लिए मैंने इनको पहले लिख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन कोफैक्टर्स को लिखो, -3 2 2 2 -3 2। कोशिश करें कोफैक्टर्स को ऐसे ही लिखें जो इनकी पोजीशंस होती हैं, 2 2 एंड -3। इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को लिखें, फर्स्ट कॉलम -3 2 एंड 2 2 -3, मैं इसको लिख रहा हूँ। सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ, थर्ड रो 2 और 2 -3, ये बन गई। सो ए इनवर्स क्या बनेगा, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू इट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट ए कौन है, 1/5 स्केलर वैल्यू है। तो बार बार जब मैं रिजल्ट प्रूव कर रहा था बार बार बोल रहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक स्केलर है। एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल रखा है, ट्रांसपोज लेके हमने निकाल लिया है। इसको लिखें आप, -3 2 2 2 -3 2 2 2 एंड -3। सो ये आ गया बच्चों ए इनवर्स, फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसे हमने ए इनवर्स निकालना है। पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, फिर उनके कोफैक्टर्स निकालने हैं जो बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, उनका ट्रांसपोज ही तो लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना। आगे कहता है यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव दैट दिस इज जीरो। और ये भी कहेगा एंड हेंस, एंड हेंस या एंड हेंस, यानी कि जो आप पहले निकाल चुके उसको यूज करना है। ऐसे केस में बच्चे सीधा ना निकाल दें कि ए स्क्वायर निकाल दें, ए को ए से मल्टीप्लाई करके 4 को ए से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लें जीरो मैट्रिक्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। एंड हेंस और यूजिंग दिस रिजल्ट के केस में आपने जो ये रिजल्ट पहले निकाला है इसको यूज करना है इनवर्स को। तो कैसे निकालेंगे, जो ये प्रूव करना है इसको लिखा, और इन दोनों में से मैंने ए को कॉमन ले लिया, इन दोनों में ए है, ए कॉमन लिया, ये 5i एज इट इज लिखा। और क्योंकि इनवर्स को यूज करना है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सारे से तो हो ही गया, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स ही आ गया, और ए इनवर्स इंटू ए ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों ये यही बन गया, या 5 इंटू ए इनवर्स बन गया। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो ये हमने निकाला है इसी क्वेश्चन में, इसको यहाँ यूज कर लेंगे। ए -4i क्या बनेगा, ए गिवन मैट्रिक्स था, लिख लिया, 4 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4 आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4i ये डायरेक्ट लिख लिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया -3 2 2। और ये अब आप जाएं, ये था आपका, मुझे निकालना जो था ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखें, ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल टू 1 को यूज करें, इस रिजल्ट को यूज करें। a -4i आपके पास कौन आया, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। ये मैंने कौन सा लिखा है, ये लिखा है मैंने a -4i, और माइनस यहाँ से लिखूंगा 5 इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, इसको आप 2 कहें, 1 और 2 को यूज किया। सो ये इसको यूज करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यही बनेगा, ये बनेगा 5/5 इंटू -3 2 2 2 -3 2 एंड 2 2 -3।
5 से 5 कैंसिल हो गया, सो इसको करेंगे तो क्या बनेगा 0 0 0, सारे एलिमेंट सेम है, नोट करें आप। सो ये बन गया, सो दैट इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा बड़ा डालेंगे 0 मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को रोटेट करके भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन, एंड हेंस फाइंड दिस। इस क्वेश्चन को रोटेट करके यूं भी कह देता, पहले कहता प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले आप ये 0 प्रूव करिए, रिवर्स इससे पहले ये निकालिए, बाद में ये प्रूव करिए, जबकि इसमें पहले ए इनवर्स निकालना था एंड हेंस यू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है, हमने पहले क्वेश्चन में एंड हेंस फाइंड ए टू द पावर 5 निकाला था, या ए टू द पावर 4 पूछ ले, या ए इनवर्स पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, सो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर को ऐसे लिखा माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको ए इनवर्स निकालना है, इसको उधर ले जाएं, ये आई बन गया, आई इंटू ए क्या बन गया बच्चों, ए माइनस 4 इंटू आई, 4 इंटू इन दोनों को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 इंटू ए इनवर्स। मैं बच्चों इसको राइट साइड में ले गया, ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स बन गया। तो मुझे कौन निकालना था, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। सो ए इनवर्स कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 ऑफ ए माइनस 4i इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो आपका पहले आप ये निकाल लेंगे, 0 आएगा। सो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए माइनस 4i और उसके हर बाहर 1/5 लिख देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों को कंपेयर करूं कंपैरेटिवली ये ज़्यादातर पूछता है कि प्रूव दैट दिस इज 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और एंड हेंस फाइंड ए टू द पावर 4 और ए टू द पावर 5। और ये आसान भी है, दोनों रिजल्ट को आप ध्यान देंगे, दोनों तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।